रशीद किदवई, मैं कर्नाटक का जिक्र करूंगी बिहार और महाराष्ट्र के बाद, क्योंकि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट जहां पर आज वोटिंग खत्म हो गई। 14 पहले फेज में हुई, 14 आज के फेज में हो गई। लेकिन इस बीच कर्नाटक का जो सबसे बड़ा स्कैंडल आया, और दक्षिण भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग कही जा सकती है। 28 में से 25 सीटें, हालांकि उस वक्त सरकार थी, आज की तारीख में सरकार नहीं है। लेकिन ये जो स्कैंडल आया, इसका इन 14 सीटों की वोटिंग पर कितना असर? जी गरिमा जी, देखिए, जब हमारे देश में कुछ इस तरह का एक बड़ा स्कैंडल होता है, खासतौर से जिसे हम कहते हैं कि महिलाओं से जुड़ा हुआ महिला उत्पीड़न का मामला है, तो वो बड़ा संवेदनशील मामला हो जाता है। और वो कर्नाटक में नहीं, पूरे देश में एक तरीके से प्रभाव डालता है। और शायद उस चीज को सेफोलॉजिस्ट भी उस तरीके से नहीं पकड़ पाते हैं। चुनाव हेलो जी रशीद, आप सुन पा रही हूं मैं आपको, ऑडिबल है? मुझे लगता है कि कर्नाटक में चुनाव के ऊपर बहुत असर डालेगा। कर्नाटक में एक और चीज गरिमा जी बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि महिला एक तरीके से अलग मतलब एक वोट बैंक है और उसको उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित करने का बड़े प्रयास करे, लेकिन वहां कर्नाटक में बरक्स मामला है। वहां महिलाएं जो है वो एक तो ये सेक्स स्कैंडल को लेकर के बहुत ज्यादा वहां बेचैनी है समाज में। दूसरी बात, जो सिद्धरामैया सरकार वहां है, उसने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, जो 5 गारंटी की बात है। तो और वहां पर जो कांग्रेस की वहां पर सत्ता में वापसी हुई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कर्नाटक में भाजपा को नुकसान होने वाला है। जो सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि वो 20-25 सीटें भाजपा ले आएगी, मुझे उसमें संदेह है। मुझे लगता है कि वहां आधे के ऊपर मामला होगा और उसका राष्ट्रीय स्तर के पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन रशीद, निकले हैं लोग वोट करने के लिए। अभी 5 बजे तक की भी जो वोटिंग है वो 19 के मुकाबले तकरीबन बराबर है। 68% पिछली बार हुई थी, अभी तक का 66% है 5 बजे तक का। देखिए, इलेक्शन कमीशन की कृपा रहेगी तो हमें 5 दिन बाद जो है 5% ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। हाँ। तो ये बात तो बड़ा एक अटपटा, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई अनुमान नहीं लगाना चाहूंगा। हाँ। महाराष्ट्र में भी देखिए भाजपा को बहुत समस्याएं आ रही है। नरेंद्र मोदी जी वहां 11 दौरे कर चुके हैं, 11 दौरे, और शायद ऐसी 10-11 और करेंगे। लेकिन वहां पर जो विपक्ष है, जो एमवीए है, वहां पर भी एक समस्या है, और वो समस्या संबल की है। शरद पवार की पार्टी और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उनका जो संबल था वो फ्रीज हो गया और नए संबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये संबल जो होता है वो गरीबा जी खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी समस्याएं पैदा करता है। रजिस्टर होने में वक्त लगता है। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं कर्नाटक पर अगर पूछूं, वोटिंग परसेंटेज पर कोई असर नहीं, कोई डाउनफॉल नहीं। रशीद, मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं मानता हूं कि वोटिंग परसेंटेज का ये एक हमारे जो एकेडमिशियंस या स्कॉलर्स जो होते हैं उनका जोड़ घटाव करते हैं। मुझे जो एक राजनीतिक संवाददाता के रूप में मुझे इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। कोई बड़ा 10% कम ज्यादा हो जाए तब फर्क पड़ता है। ये 2%। लेकिन आज सुबह से, ठीक है, आज सुबह से राम मंदिर को लेकर भी एक बड़ा नैरेटिव सुनने में देखने में आया, और वो ये कि कांग्रेस अगर आई तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राम मंदिर पर बदल दिया जाएगा। और पूर्व कांग्रेसी नेता ही हैं जिन्होंने ये बयान दिया, जिसको प्रधानमंत्री ने खरगोन में उठाया। दक्षिण भारत, लेकिन मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं कर्नाटक के जिक्र पर, क्योंकि इस बार तमिलनाडु, केरल, प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ दौरे किए, और जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय कनेक्ट भी किया गया तमिलनाडु के, केरल के, आंध्र के मंदिरों से भगवान राम को। तो ये जो नैरेटिव है, इसका असर दिखेगा कर्नाटक पर? है कोई राम मंदिर जैसा मुद्दा, धर्म का मुद्दा उधर के वोटर्स के लिए? देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बहुत भरकस प्रयास कर रहे हैं, दूसरी बात जिस तरीके के वो राम मंदिर का मामला बार बार उठा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके आकलन में भी जो उनको एक राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद थी वो नहीं हो रही है। अच्छा। आप स्मरण करें कि 22 जनवरी के बाद में वो फिर अयोध्या गए 103 दिन बाद, और वहां जाकर के या तो वो रामनवमी के अवसर के ऊपर जाते, मतलब उनकी मंशा क्या है, वो पूरे देश के चुनाव पर राम मंदिर के मामले को एक राजनीतिक रूप से सेंटर स्टेज में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेंटर स्टेज में नहीं है। तो उसकी वो एक राजनीति, कभी कभी जो प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस सत्ता में है और प्रधानमंत्री विपक्ष के अंदाज में बोल रहे हैं, जो बातें करते हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। देखिए गरिमा जी, 3 लड़ाइयां हुई, 1948 की, 1965 की, 1971 की, और उस समय कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, उसने देश हित में काम करा। प्रधानमंत्री के कांग्रेस पार्टी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये कहना
कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लेकिन पॉलिटिकल डिविडेंड मिलता है रशीद इसका। ऐसा भी नहीं है कि हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान के मुद्दे पर चुनाव जब जब लड़े गए तो पॉलिटिकल डिविडेंड मिला नहीं, मिला है और बड़ा ऑब्वियस वोट बैंक आता है उनकी तरफ। ये जी, वही यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर पॉलिटिकल डिविडेंड की प्रधानमंत्री को क्यों आवश्यकता है? अगर वो गुड गवर्नेंस है, मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी में पाकिस्तान कहां से आ गया? अगर